नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज गोड में। आज हम इकोनॉमी के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर टैक्सेशन को देखेंगे, ठीक है। जो कि हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है बेसिकली 2025 का, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी को कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द सिटीजन, मतलब जो सिटीजन है पर्टिकुलर कंट्री के, उनके गवर्नमेंट के द्वारा जो उनसे टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है बेसिकली, उसे हम टैक्सेशन बोलते हैं। और यह टैक्सेस कहाँ जाते हैं? उस टैक्सेस को पब्लिक जो सर्विसेज हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे फाइनेंस, पब्लिक सर्विसेज, जैसे पब्लिक गुड्स हो गए। उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लाई जाती हैं जो कि बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए लाई जाती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इसको लगाया जाता है सो दैट इफेक्टिव वे में वो सारी चीज़ें वर्क कर पाएँ, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज टू फंड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। उसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं इंश्योर करना, सोशल इक्विटी को कहीं ना कहीं प्रमोट करना। सोशल इक्विटी का मतलब क्या है? बेसिकली जो पब्लिक गुड्स हैं उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, एवरी स्टेट ऑफ सोसाइटी में। ऐसा ना हो कि हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी को पैसे मिले, मतलब जो पब्लिक सर्विसेज हैं वह मिले, और जो लोअर स्टेट है हमारा वैसे डूब जा रहा है, ऐसा ना हो। अब आता है व्हाट इज टैक्स। टैक्स देखो, टैक्स क्या होता है? इनवॉलेंटरी फी होता है। क्या होता है? इनवॉलेंटरी फी होता है लेविड ऑन इंडिविजुअल बिजनेसेस और कॉर्पोरेशंस, ठीक है, दैट आर इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट इंटिटी के द्वारा, ठीक है। वेदर लोकल, रीजनल और नेशनल, इन तीनों लेवल पे कहीं भी हो, ठीक है। इनवॉलेंटरी फी मतलब कि आपके इच्छा अनुसार नहीं होता है, बेसिकली गवर्नमेंट की इच्छा अनुसार होता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद नहीं चाहोगे कि मेरे ऊपर टैक्स लगे, मैं पैसे पे करूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब इसलिए इनवॉलेंट्री होता है, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है सो दैट जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसको रन करा जा सके और एक कंट्री को अच्छे वे में डेवलप किया जा सके, ठीक है। दस दे आर कंपल्सरी लेविज पेएबल बाय द एंटिटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कंपल्सरी होता है गवर्नमेंट को पे करना। तो बेसिकली टैक्स का मतलब ये हो गया, क्या होता है? इनवॉलेंट्री फी होता है, जो कि हम इंडिविजुअल बिजनेसेस कॉर्पोरेशन पे लगता है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। चाहे वह लोकल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, ठीक है। और यह कंपलसरी होता है पे करना। अब जो टाइप्स ऑफ टैक्सेशन मेथड्स हैं उसको देखें, तो हमारे पास बेसिकली हम चार मेथड्स को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला हमारा जो है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, और या फिर आप बोल सकते हो फ्लैट टैक्सेशन। इसका मतलब क्या है? बेसिकली कि अगर टैक्स लगाया जा रहा है, सपोज दैट फ्लैट रेट लगा आपका 10%। कितना? 10%। तो यह क्या होगा? अगर आप 50,000, सपोज दैट 50,000 अर्न कर रहे हो, ठीक है, कोई पर्सन 5 लाख अर्न कर रहा है, तो दोनों के लिए सेम ही लगेगा ना। यहाँ पे 10% हो गया, यहाँ पे 10%, मतलब ये इसके इनकम का 10% या इनके। तो बेसिकली क्या है कि दोनों 10% पे करेंगे। इसका मतलब यही है। देखो, ए मेथड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन विच सेम परसेंटेज ऑफ इनकम इज लेविड ऑन ऑल द टैक्स पेयर रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम लेवल, ठीक है। मतलब यही है कि सेम जो परसेंट ऑफ टैक्स आपके ऊपर लगेगा, आपका इनकम कितना भी हो, नो मैटर आपका इनकम कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस पे भी 10% लगा, इस पे भी 10% लगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में देखें तो टैक्स इज लेविड एट द सेम रेट फॉर ईच इंडिविजुअल। सारे इंडिविजुअल पे सेम रेट लगेगा, इच रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ इनकम्स। उनके लेवल ऑफ इनकम्स क्या है उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होता है, टैक्स इंक्रीजेज एट द टैक्सेबल अमाउंट, या फिर आप बोल सकते हो इनकम लेवल इंक्रीज, ठीक है। सपोज दैट 50,000 पे कितना है? 10%, ठीक है। 50,000 इनकम पे 10% है, तो अगर आपका वही आपका क्या हो गया, 5 लाख हो गया, तो इस पे क्या कर देंगे? सब 15% कर देंगे, 10 लाख हो गया, तो इस पे आपका 20% कर दिए। तो यही है कि मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो टैक्स रेट है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल विथ हायर इनकम्स पे ए हायर परसेंट ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस कंपेयर टू दोज विथ लोअर इनकम्स, ठीक है। मतलब जो हायर इनकम्स इंडिविजुअल्स होते हैं उनको उनके द्वारा अच्छा खासा अमाउंट पे किया जाता है टैक्स के रूप में। बट वहीं जब हम लोअर इनकम जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बात करें तो उनके द्वारा कम पे किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? देखो, टैक्स रेट डिक्रीजेज एट द टैक्सेबल अमाउंट, या फिर आप बोल सकते हो इनकम लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब क्या है? बेसिकली टैक्स रेट डिक्रीज कर जाता है जब टैक्सेबल अमाउंट या फिर आपका इनकम लेवल इंक्रीज करता है। ऐसे समझो, सपोज दैट ग्रोसरी का आइटम से आप लेने जा रहे हो, ठीक है, उस पर सेल टैक्स 10% का है, 10% सेल टैक्स है। तो अगर लोअर इनकम बेसिकली पीपुल है, तो अगर उसका इनकम सपोज दैट 10,000 रुपये है पर मंथ, ठीक है,
पर मंथ 10,000 है, और वहीं हायर इनकम जो पीपुल है उसका पर मंथ 50,000 रुपये है, मतलब सैलरी 50,000 रुपये है, ठीक है। तो अगर इसने ग्रोसरी पे 1,000 रुपये स्पेंड किया, ठीक है, तो इसको 100 रुपये टैक्स पे कर देना होगा, ठीक है। जो कि अगर इसके कंपेयर में देखें, इसके इनकम के कंपेयर में देखें तो 1% है। इसके इनकम के कंपेयर में 1% है ना, 100 रुपये अगर ये पे करता है। और वहीं पे अगर हम 50,000 वाले को देखते हैं, तो अगर 100 रुपये 1,000 रुपये इसने ग्रोसरी पे स्पेंड किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसे 0.2% ही पे करना होगा। तो बेसिकली रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब यही है कि जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज कर रहा है ना, टैक्स रेट है वह डिक्रीज कर जाएगा। देखो, इंडिविजुअल विथ लोअर इनकम्स पे हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस। आप देख रहे हो यहाँ पे इसने 1% पे किया, इसने 0.2% पे किया, जब कंपेयर टू हायर इनकम्स। इसके कंपेयर में इसका इसका ज़्यादा है ना, तो इसे ही बेसिकली रिग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। डाइग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स रेट इनिशियली इंक्रीज विद द इनकम अप टू ए सर्टेन पॉइंट आफ्टर विच इट ईदर रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो देखो, टैक्स रेट हो गया, टैक्स बेस इनकम हो गया। यहाँ पे पहले टैक्स रेट इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ से डिक्रीज भी कर जा रहा है। दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कंबाइन बोथ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब इस सिस्टम में दोनों जो टैक्सेशन है हमारा, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, दोनों को कहीं ना कहीं कंबाइन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं उसको हमने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे डिपिक्ट कर दिया है। एक इमेज है, आप इसको देख सकते हो। द रेट ऑफ टैक्सेशन इज फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ हाई और लो इनकम इज। मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स में आप देख रहे हो कि मतलब इनकम आपका कितना भी हो, चाहे आप 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, या फिर 1 रुपया कमाओ, टैक्स सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको उतना ही पे करना है। जैसे आप कोई भी गुड्स लेने जाते हो, सपोज दैट 5 वाला नमकीन ही ले लो, उस पर जितना जीएसटी लगेगा उतना आप, चाहे वो अमीर अंबानी आ जाए, उनको भी पे करना होगा, या फिर आप जो लोअर स्टेट है सोसाइटी का, वहाँ का कोई भी पर्सन, कोई गरीब से गरीब भी आदमी जाएगा तो उतना पे करेगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेगा उसी के अकॉर्डिंग टैक्स रेट भी इंक्रीज करेगा। 10%, 12%, 15%, 20%, ऐसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स रेट डिक्रीजेज एट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस। डिग्रेसिव टैक्स हमने देखा पीछे एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। यहाँ पे डाइग्रेसिव टैक्स क्या होता है? टैक्स पेएबल इंक्रीज ओनली एट ए डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ टैक्सेस हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मेथड्स ऑफ टैक्सेशन है, जो कि बेसिकली गुड्स पे लगाया जाता है, उसको देखें तो हमारा पहला आता है एड वलोरेम। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू वैल्यू। मतलब जो वैल्यू है ना, जो उसका प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग इस पे टैक्स लगाना गुड्स पे, ठीक है। देखो, टैक्स इज लेविड एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स रिगार्डलेस देयर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब जितना उसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाएंगे, ना कि कितना क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन हुआ है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो 20% प्राइस ऑफ ए बस। सपोज दैट 50,000 का बस है, 50,000 का बस है, इस पर 20% टैक्स लगना है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी भी हो मैटर नहीं करता है, मतलब प्राइस जितना है उस पर 20% हम लगाएंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है? एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ टैक्सेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द बसेस। अगर बसेस का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो उसके बस में कहीं ना कहीं जो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ टैक्सेस है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एड वलोरम जो मेथड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? देखो, टैक्स इज लेविड एज अ फ्लैट रेट पर यूनिट्स ऑफ द गुड प्रोड्यूस रिगार्डलेस द वैल्यू। वहाँ पे क्या था? वैल्यू के अकॉर्डिंग था, ठीक है। वैल्यू के अकॉर्डिंग था कि 20% हम एक बस पे लेंगे, ठीक है। एक बस के प्राइस पे हम 20% यहाँ पे बेसिकली टैक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हम यूनिट के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। 20 लाख पर बस, एक बस पे हम 20 लाख रुपए कहीं ना कहीं टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि वहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे गुड्स के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। दस इन दिस केस द टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज ओनली विथ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, नॉट विथ प्राइस, ठीक है। यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स जितने भी इंक्रीज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके बाद मतलब गुड्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो टैक्स रेवेन्यू भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हो, एड वोलोरम और स्पेसिफिक टैक्स से क्या होता है? बेस्ड ऑन असेस्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो वैल्यू है प्रोडक्ट का उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यहाँ पे गुड्स के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्सेस बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ द यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। द टैक्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज।
यहाँ पे परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिक सम में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो 0%, 5% है, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, ठीक है। फिर GST प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड लीकर प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है, जैसे जैसे चीज़ें इंक्रीज करेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं टैक्सेस भी इंक्रीज करता रहेगा। इसमें रिग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव नेचर, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये हो गया, कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस हो गए। इसमें आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यह क्या होता है, देखो यह रिफर करता है इनिशियल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्सेस हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इट टू द गवर्नमेंट। मतलब जो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना टैक्सेस का, शुरुआती टाइम पे जो इकोनॉमिक बर्डन होता है टैक्सेस का, कौन किसके द्वारा पे किया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, इन द केस ऑफ सेल्स टैक्स, जो सेल्स जो गुड्स वगैरह सेल किए जाते हैं, द सेलर बियर्स द फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सेलर्स है ना, वह फर्स्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना पे करने के लिए, गुड्स लाता है फिर उसके बाद वो बेचता है, तो कहीं ना कहीं इसको इसके द्वारा फर्स्टली उसको पे किया जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। दस इन द केस ऑफ सेल टैक्स, सेलर इज द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मतलब जो सेल टैक्स है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है, उसमें जो सेलर है वह फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स क्या होता है, फाइनल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्सेस। जो फाइनल होता है इकोनॉमिक बर्डन, यहाँ पे इनिशियल में कौन था, सेलर था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर्स, ठीक है। देखो, रिफर्स टू फाइनल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स हु अल्टीमेटली बियर द कॉस्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इन द केस ऑफ सेल टैक्स, ऑल्दो सेलर बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द टैक्स इज अल्टीमेटली पेड बाय कंज्यूमर्स। अरे कोई भी सेलर अगर ला रहा है कोई गुड्स, तो पे से सेल करेगा ना, उस पर तो टैक्स टैक्स लेगा ही भाई, तो वही बोल रहा है ये, ठीक है। सो जो सेलर था यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था, और उसके बाद जो कंज्यूमर हो गया और लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हुआ, इसके बाद तो एक कंज्यूम ही करेगा ना, तो इसीलिए हम इसको इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं। मतलब क्या था बेसिकली, समझ गए होगे आप कि जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है वो सेलर होता है, फिर उसके बाद जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो बेसिकली किस पे आता है, कंज्यूमर्स पे आता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसे हम बोलते हैं। जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आइए आगे डिटेल वे में देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक टाइप ऑफ टैक्स होता है बेसिकली जो कि बॉन्ड किया जाता है ऑन अ पर्सन एंटिटी ऑन हुम इट इज लेविड। मतलब जिसके ऊपर लिया लगाया गया है यह टैक्स, उसी के द्वारा कहीं ना कहीं इसे पे किया जाता है। दस इन द केस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन और एंटिटी। मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक ही पर्सन पे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे क्या होता है, कोई भी अगर आप ले सकते हो इनकम टैक्स। अब कोई भी पर्सन अगर पैसे अर्न कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, 12 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो उसी के ऊपर इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जाएगा ना। मतलब डायरेक्ट टैक्स उसी के द्वारा पे किया जाएगा ना, ना कि उसके अदर फैमिली मेंबर्स के द्वारा। समझ रहे हो आप, जो अर्न कर रहा है वही बंदा पे करेगा, कोई अदर पर्सन नहीं पे कर सकता है। इसका मतलब यही है डायरेक्ट टैक्स में। इन अदर वर्ड, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और एंटिटी। मतलब क्या है बेसिकली कि यही है कि उसका जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स का, वो किसी अदर पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस को कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर किया जाता है बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि एक पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसके किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर्ड किया जाता है डायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है, जो कि पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। वह किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या होता आते हैं, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ठीक है। तो हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। यह एक टाइप ऑफ टैक्स है फॉर विच द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन और एंटिटी। हमने पीछे देखा था ना, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किस पे था, जो सेलर था, ठीक है, और जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स था जो कंज्यूमर था। तो आप इसी से मतलब वो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। जनरली इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम गुड्स वगैरह बाई करते हैं उस पर इम्पोज किया जाता है, किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स,
विच इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ये आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया ना कि किस डायरेक्ट टैक्स में मतलब क्या था कि जो पर्सन अर्न कर रहा है उसी उसी के द्वारा उसको पे किया जाएगा, किसी अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है या फिर रेसिडेंस ऑफ टैक्स है वो फॉल डिफरेंट डिफरेंट पर्सन या फिर एंटिटी पे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख सकते हो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लाइबिलिटीज और जो बर्डन होता है सेम इंडिविजुअल एंटिटी पे कहीं ना कहीं होता है, उसे ही पे करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग होता है। शिफ्टेड द अल्टीमेट बर्डन इंसिडेंट ऑफ पेइंग टैक्सेस टू अनदर इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक है। शिफ्ट इन बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, कैन बी शिफ्टेड, ठीक है। पेमेंट इंटायरली बाय टैक्स पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है। यहाँ पे क्या है, अल्टीमेटली पेड बाय इंड कंज्यूमर और गुड्स एंड सर्विसेज। जो इंड कंज्यूमर, जो हमारे मतलब हमारे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं, वो उसके द्वारा कहीं ना कहीं इसको पे किया जाता है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यहाँ पे लेसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेचर क्या है, यह प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में आता है बेसिकली, मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगा उसी तरह कहीं ना कहीं इसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। या इसमें क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स मतलब रिग्रेसिव नेचर का होता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी इसमें हो गया, इनडायरेक्ट इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो डिफरेंसेस था डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में उसको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। टैक्स बेस क्या होता है, यह रिफर करता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इनकम दैट आर सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन बाय ए गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब क्या है, बेसिकली जितना गुड्स सर्विसेज या फिर आप बोल सकते हो इनकम है जिस पे टैक्स लगाना है उसे बेसिकली टैक्स बेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस मींस दैट वाइडर रेंज ऑफ गुड्स सर्विस इनकम्स हैज बीन मेड सब्जेक्टेड टू टैक्स। जितना ज़्यादा, जैसे टैक्स रेट और टैक्स बेस हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, आपका कितना कितना इनकम, कितना कितना टैक्स लगाना है उतना है, ठीक है। अगर इसको आप इंक्रीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा टैक्सेस को आप लगा रहे हो तो और भी पैसे आएंगे और भी पब्लिक गुड्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली टैक्स बेस का मतलब यही था कि मतलब एकदम लोअर लेवल पे आके कितना आपको टैक्स लगाना है, कहाँ कहाँ कितना टैक्स लगाना है, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है यह, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू यह क्या होता है, देखो, इनकम दैट ए गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल बिजनेसेस या फिर अदर एंटिटीज पे। इनकम जो भी गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है, टैक्सेस के थ्रू, मतलब जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं उसके थ्रू जो गवर्नमेंट के पास टैक्स इनकम्स आ रहा है उसे ही हम टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब बेसिकली यही है टैक्स रेवेन्यू, जहाँ से भी पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं टैक्सेस के थ्रू आ रहे हैं, जितने भी टैक्सेस के थ्रू मतलब हम पे कर रहे हैं, बिजनेसमैन पे कर रहे हैं या फिर कोई अदर एंटिटीज जो भी हैं वह पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसे ही हम टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। इसे बेसिकली दो तरह से चेंज किया जा सकता है। ऑटोमेटिक चेंजेस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्क्रिशनरी चेंजेस। ऑटोमेटिक चेंजेस अकर विदाउट एनी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एक्शन, मतलब किसी स्पेसिफिक बिना स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एक्शंस के द्वारा उसको चेंज किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन्फ्लेशन। मतलब जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है सपोज दैट, तो क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बढ़ाया जा रहा है तो इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है ना। तो वही बोल रहा है कि ये ऑटोमेटिक चेंजेस जो मेड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वह उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक चेंजेस, ठीक है। इन्फ्लेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा कहीं ना कहीं, इन्फ्लेशन या फिर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो टैक्सेस को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिशनरी चेंजेस होता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, चेंजेस इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू डिलिब्रेट पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी डिसीजंस मेड किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज वगैरह लाए जाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग जब चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, उसे हम डिस्क्रिशनरी चेंजेस बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, टैक्सेस रेवेन्यू में इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू चेंजेस इन टैक्स रेट। टैक्स रेट के चेंजेस में के वजह से हमें टैक्सेस रेवेन्यू में कहीं ना कहीं इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस जब इंट्रोड्यूस होंगे तो और भी कहीं ना कहीं टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आएंगे। टैक्स बाउंसी क्या होता है,
ये इस चीज़ को दर्शाता है कि कैसे हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी वजह से जो हमारे टैक्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें जो इंक्रीमेंट देखने को जैसे जो हमारा जीडीपी इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या रहा है एग्जैक्टली कि जीडीपी के ग्रोथ के साथ साथ जो टैक्सेस का कलेक्शन है वो भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम बेसिकली टैक्स बाउंसी बोलते हैं कि कैसे जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है उसके साथ साथ हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, देखो मेजर हाउ मच टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ और श्रिंक। मतलब क्या है बेसिकली, यह मेजर करता है कि कैसे हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिल रहा है जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी कहीं ग्रो कर रहा है या फिर आप श्रिंक कर रहा है। ठीक है, विदाउट चेंजेस इन टैक्स रेटेड, मतलब कोई टैक्स रेटेज में चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट फिर भी जो हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है या फिर अब श्रिंक कर रहा है उसकी वजह से क्या इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिला है टैक्स रेवेन्यू में, उसी को बताता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा दिया है। टैक्स इलास्टिसिटी यह दर्शाता है कि कैसे जो टैक्स रेट्स में चेंजेस किया गया है उसकी वजह से जो हमारा टैक्स इन रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, देखो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू चेंजेस इन टैक्स रेट्स। इट मेजर्स हाउ मच टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन टैक्स रेट इज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे टैक्स रेट में इंक्रीज और डिक्रीज किया गया है उसके वजह से टैक्स रेवेन्यू में कितना इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिल रहा है उसी को यह मेजर करता है टैक्स इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हमारा आता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। देखो यह क्या होता है कि हमारे जीडीपी के रिस्पेक्ट में कितना टैक्सेस का कलेक्शन हो रहा है उसको दर्शाता है। A measure that compares a country's total tax revenue to its gross domestic product। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली कि जो हम सपोज दिस इज जीडीपी, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वह कितना है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कंपेयर करता है। इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन of the government ability to generate revenue related to the side of the economy। एक जो इकोनॉमी की साइज होता है ना, सपोज द 3 ट्रिलियन ही ले लो आप, उसके रिस्पेक्ट में कितना टैक्सेस का कलेक्शन होना चाहिए, कितना टैक्स रेवेन्यू आना चाहिए उसको दर्शाता है ये, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है जो परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो देखो जितना टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जितना टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है ना हाई रहेगा उससे हमारा इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हो गया बेटर द हेल्थ ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका काफ़ी बेटर हेल्थ रहेगा, मतलब वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है बेसिकली वर्ल्ड में जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन हुआ है भी कहीं ना कहीं अच्छा पोजीशन भी बना रहेगा। ठीक है, वो अभी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आता है हमारा लेफर कर्व। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, आर्थर लेफर के द्वारा। ठीक है, यह कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो ये हमारा टैक्स रेवेन्यू को दर्शा रहा है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस टैक्स रेट को दर्शा रहा है। इसमें क्या है बेसिकली, इसने क्या बोला था कि अगर आप कुछ एक सर्टेन लिमिट तक ना टैक्स रेट को बढ़ा रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे 10% है, 20% है, 30% है, 40% हो गया, 50%, 60%, 70%, 100% हो गया। ठीक है, इसके इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कुछ आप सर्टेन लिमिट तक कहीं ना कहीं टैक्स रेट को बढ़ा रहे हैं तो आपका जो रेवेन्यू है वह इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे देख लो ये सर्टेन लिमिट हो गया, अगर आप सपोज दैट 40% तक टैक्स लगा रहे हो तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट अगर इससे आगे बढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं टैक्स रेवेन्यू में आपके डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्योंकि लोग टैक्स की चोरी करने लग जाते हैं। अब सपोज दैट किसी का इनकम 100 रुपये ही है, हाँ, वो अपना 50% या 50 रुपये आप बोल सकते हो कि टैक्स में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है ना। आप ज़्यादा हाई टैक्स लगाओगे तो फिर जो हमारा सोसाइटी है वो अपने बेटरमेंट के लिए कैसे इन्वेस्ट कर सकता है उसमें। तो इसी वजह से आप यहाँ पे देखो कि कैसे जो 40% 30% तक पेएबल होता है बेसिकली पीपल पे कर देते हैं। अब उससे ज़्यादा आप लगाओगे तो फिर ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, टैक्स इवेट करेंगे या फिर आप बोल सकते हो टैक्स की चोरी करेंगे। तो ही बता रहे हैं लाइफर कर्व। ठीक है, लाइफर कर्व से दैट अ लोअर एज वेल एज हायर रेट ऑफ टैक्स द टैक्स रेवेन्यू इज लो बट द ऑप्टिमल रेट ऑफ टैक्स द टैक्स रेवेन्यू इज हाई। ऑप्टिमल देखो यहाँ पे इसको शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारा आता है नेगेटिव इनकम टैक्स क्या होता है। देखो ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। अगर इंडिविजुअल एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के नीचे कहीं ना कहीं अर्न कर रहा है तो वह रिसीव करता है एक सप्लीमेंट्री पेमेंट जिसे हम सब्सिडी बोलते हैं, या फिर अदर जो मतलब पैसे आते हैं उनके पास।
कोई भी अगर पर्सन है, सपोज दैट एक लिमिट है, सपोज दैट इसको 100 रुपये बनाया गया, ठीक है, ये 200 रुपये, ये 300 रुपये, अगर वो है मतलब ये सबसे लोएस्ट बनाया गया है, ठीक है, इनकम जो थ्रेशोल्ड है वह सबसे लोएस्ट है। अगर इससे नीचे वो कमा रहा है तो क्या होगा कि सपोज दैट 90 रुपये ही कमा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्री पेमेंट है ना उसमें लाया जाता है, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। इसका एम क्या होता है बेसिकली, क्रिएट ए मोर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट फॉर लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। मतलब एक सेफ्टी नेट को प्रोवाइड कराना बेसिकली जो लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। द The proposal of negative income tax is proposal to help the poor people by giving them money which is what they need, ठीक है। पीजोवियन टैक्सेस क्या होता है, देखो अगर इसको देखें तो इम्पोज किया जाता है ऑन एक्टिविटीज दैट जनरेट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन द थर्ड पार्टी और सोसाइटी। सपोज दैट एक कंपनी है, ठीक है, इसमें कोई प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें कार्बन का ज़्यादा इमिशन हो रहा है, कार्बन का इमिशन हो रहा है तो इसका तो बेनिफिट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट अर्न हो रहा है, बट जो अदर पर्सन है उनको कहीं ना कहीं एक जो क्लीन एयर का कॉन्सेप्ट है वह नहीं मिल पा रहा है, मतलब एक क्लीन एयर जो होता है ना वह मिल ही नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो अदर पीपुल हैं वह अफेक्टेड है ना। अब दिल्ली में ही लगा लो, पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो नियर बाई एरियाज में फैक्ट्रीज हैं वो वर्क कर रही हैं, वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बट जब सेफ्टी की बात आती है, क्लीन एयर की बात आती है तो पीपल्स को कहाँ मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का ही काम कर रहा है ना। तो किसी द्वारा दिया गया था, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एजी पिग्यू। प्राइमरी पर्पज क्या है, टू करेक्ट द मार्केट इन इनएफिशिएंसी बाय इंटरनलाइजिंग the external cost associated with certain economic activities thereby aligning private cost and social cost, ठीक है। मतलब कहीं कहीं ना कहीं टैक्स लगा के जो इस पे सपोज दैट 3% का टैक्स लगा, या फिर आप बोल सकते हो 5% का टैक्स लगा, तो 5% का जो टैक्स लगा है तो इसको फिर कहाँ करेंगे, इस पे इन्वेस्ट करेंगे, तो क्लीन एयर के लिए, ठीक है, क्लीन एयर के लिए इस जो 5% का टैक्स लगा है उसको इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो रही है उसको ख़त्म किया जा सके, उसे रिड्यूस किया जा सके। ख़त्म तो ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, बट हाँ एट सम एक्सटेंट इसे रिड्यूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कार्बन टैक्स एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। एक नया कॉन्सेप्ट है रोबोट टैक्स। यह क्या होता है, यह लेवी किया जाता है ऑन द यूज ऑफ रोबोट एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज। जो ऑटोमेशन और रोबोटिक जो टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली उस पर लगाया जाता है, ठीक है। क्यों लगाया जाता है, अंडरलाइंग आइडिया इज एड्रेस इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोमेशन। जो ऑटोमेशन इंक्रीज हो रहा है, जो रोबोटिक वगैरह का यूज हमारी सोसाइटी में, हमारी वर्क प्लेसेस पे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, उससे जो इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स हमारी इंडिविजुअल्स पे पड़ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन पे पड़ रहा है, उसको रिड्यूस करना, ठीक है। पर्टिकुलरली जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन वर्कर्स हैं या फिर आप कंसिक्वेंट लॉस ऑफ इनकम टैक्स रेवेन्यू। देखो यहाँ पे जो रोबोट टैक्स है 2017 में साउथ कोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट टैक्स। प्रीजम्पटिव टैक्स क्या होता है, यह होता है देखो सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है स्मॉल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स के लिए विथ रिलेटिवली लो टर्नओवर। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हाँ, जो उनका टर्नओवर है वह काफ़ी कम है, उसके लिए बेसिकली लाया गया था जो टैक्सेशन सिस्टम है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है। और जो ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन है एस्टिमेट करता है इनकम बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ टोटल बिजनेस टर्नओवर, जो कि एलिमिनेट करता है नीड ऑफ बिजनेसेस टू मेंटेन डिटेल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, सिंप्लीफाई टैक्स फिलिंग एंड रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है। ओनली स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स एलिजिबल अंडर द प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम। मतलब जो स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स हैं उन वही बस एलिजिबल है जो ये टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है। स्कीम है बेसिकली टैक्स टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या होता है, यह एक मैकेनिज्म है ऑफ इनकम टैक्स कलेक्शन अंडर द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उसमें एक काइंड का मैकेनिज्म है जो कि टैक्स कलेक्शन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। टीडीएस क्या होता है, आप कहीं एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, सपोज दैट आपकी सैलरी 1 लाख है, 1 लाख है, उसमें क्या करेंगे, आपको 90,000 दे देंगे आपको सैलरी, और 1 लाख टीडीएस काट लेंगे। अब जब ईयर एंड में आपका सपोज दैट आपने 12 लाख रुपए अर्न किया, आपको आपको पूरा टैक्स 10,000 बस पे करना, आपको पूरा टैक्स 80,000 बस पे करना था, ठीक है। साल के जो इनकम टैक्स वगैरह होता है उस पर अगर आपको 80,000 बस पे करना था, तो आप इसको दिखाओगे तो टीडीएस आपका पूरा 12 लाख कटा है ना। 12 साल 12 महीने का अगर कटा है तो 12 लाख कटा होगा, 12 महीने का अगर कटा है तो आपका कितना कटा होगा, 1,20,000 कटा होगा ना। तो क्या करेंगे, ये आपको
अगर 80,000 आपको यहाँ पे देना तो 40,000 आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली टीडीएस का मतलब ये है कि जो बेसिकली इनिशियल टाइम में टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, एक एम्प्लॉय डिडक्टेड टीडीएस फ्रॉम सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ठीक है। क्या होता है इसका क्यों यूज किया जाता है? इट इंश्योर दैट गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एज सुन एज द इनकम इज अर्न रेदर देन वेटिंग फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर इतना हुआ कि जितना भी कलेक्ट किया गया, एंड में आपको जितना भी पे करना होगा टैक्स, हाँ, वो आप दिखाओगे इसको, उतना उतना तो कटा हुआ है ऑलरेडी। अगर आपको आपने ज़्यादा पे कर दिया है तो उसको बाद में आप रिफंड ले सकते हो, ठीक। टैक्स शेल्टर क्या होता है? एक लीगल स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट व्हीकल है यूज्ड बाय इंडिविजुअल और बिजनेसेस टू रिड्यूस देयर टैक्सेबल इनकम एंड ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटीज। मतलब टैक्सेबल इनकम और जो ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटीज है उसको बचाने के लिए जो लीगल स्ट्रेटजी के को यूज किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं टैक्स शेल्टर। एडवांटेज लेता है प्रोविजन इन टैक्स लॉज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टैक्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इलीगल है। अगर आप टैक्स जो प्रोविजंस है टैक्स लॉज में, उसका यूज करके इस सब चीज़ों को आप अपने जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल इनकम है, उसको रिड्यूस कर ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं लीगल ही है ना। तो बेसिकली ये इसी को दर्शाता है, ठीक है। टैक्स शेल्टर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम टैक्स हेवन। टैक्स शेल्टर क्या होता है? एक लीगल वे होता है एग्जिस्टिंग विद इन द कंट्री टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटीज, ठीक है। लीगल वे होता है एक कंट्री में जिसके तहत आप टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर सकते हो। टैक्स हेवन क्या होता है? एक प्लेस होता है एग्जिस्टिंग आउटसाइड द कंट्री विच प्रोवाइड है लीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटीज। या इलीगल होता है या लीगल होता है, ठीक है। टैक्स हेवन आगे देखते हैं। टैक्स हेवन होता है, देखो, ज्यूरिडिक्शन और कंट्री दैट ऑफर फेवरेबल टैक्स लॉज एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस, जिसकी वजह से मिनिमाइज करते हैं देयर टैक्स लाइबिलिटीज लीगली। मतलब जो कंट्रीज बेसिकली जो बिजनेस इसमें इन्वॉल्व हैं, वह टैक्स लाइबिलिटीज को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अगर इस कंट्रीज को देखें तो ये टिपिकली प्रोवाइड लो एंड जीरो टैक्स रेट। मतलब यहाँ पे टैक्स रेट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जीरो लेवल पे भी होते हैं बहुत सारी जो कंट्रीज हैं यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होता है, जो ज्यूरिडिक्शंस है, मतलब ये जो कंट्रीज हैं, अट्रैक्ट्स इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन सीकिंग टू रिड्यूस देयर टैक्स बर्डन, प्रोटेक्ट देयर एसेट एंड मेंटेन फाइनेंशियल प्रिवेसी। कंट्रीज का आप देख सकते हो, कायमन आइलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, मॉरिशस हो गया, पनामा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं टैक्स हेवन कंट्रीज मानी जाती हैं। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? एक लीगल में होता है by which individual and businesses structure their financial affairs to minimize their tax liabilities within the bound of the law। जो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, टैक्स शेल्टर, कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है, जहाँ पे आप लीगली कहीं ना कहीं टैक्स को रिड्यूस कर रहे हो, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आपको पे करना हो उसको मिनिमाइज कर रहे हो, ठीक है। प्रोविजन इन लॉज that allow one to save and invest in manner that leads to reduction in taxable income. If the provision is used for their benefit, it is called tax avoidance. It involves exploiting legal loopholes, exemption, deduction, and other provision in tax laws to reduce the amount of tax owed. ठीक है, tax owed, to reduce the amount of tax owed. टैक्स इवेजन क्या होता है? देखो, ये इलीगल होता है। आप ऐसा कर रहे हो कि मतलब टैक्सेस से बचने के लिए बहुत सारे मीडियम्स का यूज कर रहे हो, जिससे टैक्स से बचा जा सके, टैक्स की चोरी किया जा सके। इसे बेसिकली टैक्स की चोरी करना बोलते हैं। देखो, टैक्स इवेजन इज इलीगल एक्ट ऑफ डिलिबरेटली अंडर रिपोर्टिंग और कंसीलिंग इनकम्स, एसेट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू अवॉइड पेइंग टैक्स ओन टू गवर्नमेंट। मतलब क्या है? बेसिकली जो टैक्सेस आपको पे करने हैं, आप उसको कंसील कर रहे हो, आप उसको छुपा रहे हो, ठीक है। जैसे देखो, टैक्स इवेजन इन्वॉल्व फ्रॉडेंट और डिसेप्टिव डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एम टू इवेट टैक्स और सर्कमवेंटिंग टैक्स ऑब्लिगेशन। मतलब ओवरऑल क्या चीज़ है कि आप टैक्स को बचा रहे हो, आप टैक्स को कहीं ना कहीं पे करने ही कर रहे हो। आप पूरा अपना इनकम जो है उसको कम करके दिखा रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए, एसेट जो है उसको आप कम करके दिखा रहे हो, जिससे आप टैक्स को बचा सको, जिससे आप टैक्स ना पे करो, ठीक है। अब जीरो टैक्स कंपनीज क्या होते हैं? कंपनीज दैट डिस्पाइट अर्निंग सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मैनेज टू पे लिटिल और नो कॉर्पोरेट टैक्स, उसे हम जीरो टैक्स कंपनीज बोलते हैं। मतलब जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया, बट स्टिल दैट कंपनी इज नॉट पेइंग प्रॉपर टैक्स। मतलब एक होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा आप अर्न कर ले रहे हो, बट बहुत सारे जो मीडियम्स है उसका यूज कर करके आप इतना लेवल तक ला दे रहे हो कि आपको टैक्स ही नहीं पे करना है। मेकिंग यूज ऑफ वेरियस टैक्स डिडक्शन, एग्जम्पशन, क्रेडिट्स एंड लूपहोल्स इन टैक्स सिस्टम, ठीक है। सच कंपनीज ऑल्दो
so book profit and may even declare dividends to shareholders. They do not pay टैक्सेस को पे नहीं करते हैं। इसी सबको कहीं ना कहीं इसी कंपनीज को थ्रेशोल्ड में लाने के लिए टू ब्रिंग सच कंपनीज अंडर द इनकम टैक्स नेट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1997-1998। उस टाइम पे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यह क्या करता है, मतलब जो कंपनीज है ना वो मस्ट पे एटलीस्ट इधर कॉपरेटिव टैक्स और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स विच इज हायर। इन दोनों में से कॉर्पोरेट टैक्स या फिर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो होता है ना, ये दोनों को पे करना होता है, उसमें से जो भी हायर रहेगा। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है, refers to tax imposed on zero tax companies which escape the corporate's tax net और पे वेरी लो टैक्सेस बाय यूजिंग फॉर, मतलब देखो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इसीलिए लाया गया था कि जो कंपनी जीरो टैक्स कंपनीज हैं उन पे टैक्स लगाया जा सके। ठीक है, इसमें जो बेसिकली दो चीज़ें बताई गई थी, जैसे यहाँ पे आप कॉर्पोरेट टैक्स या फिर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है उसमें से जो भी हायर रहेगा, हायर ऑफ टू विल बी पेड। ठीक है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है, जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है यह सेम है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बट इम्पोज ऑन कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह, उस पर भी इम्पोज किया जाता है। ठीक है, अदर देन कंपनीज लाइक पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह, मतलब जो कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं ना, जो कॉमर्स के पर्पज से कंपनीज चलते हैं, उस पर लगाया जाता है, ना कि जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं उस पर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स चार्ज बाय गवर्नमेंट असाइड द रेगुलर इनकम टैक्स ऑन टैक्स पेयर विद हायर इनकम इकोनॉमिक इनकम्स। क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनफेयर लोडिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात की गई थी, यह एक इंटरनेशनल टैक्स पॉलिसी है जिसका एम है टू स्टैब्लिश ए फ्लोर ऑन कॉर्पोरेट टैक्स रेट वर्ल्ड वाइड, मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है ना उसका एक फ्लोर, मतलब जैसे 15% की बात की गई थी ना कि 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे वर्ल्ड में, आप कहीं भी कंपनीज रहें। ठीक है, इंश्योरिंग मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं पे ए मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ऑपरेट और वेयर दे प्रॉफिट और बुक्ड। इसका यूज़ करके जो कंट्रीज थी वह कहीं ना कहीं जो टैक्स अवॉइडेंस की इशूज़ आ रहे थे, प्रॉफिट शिफ्टिंग की इशूज़ आ रही थी, एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग्स बाय द मल्टीपल कॉर्पोरेशंस, उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या है एडवांस रूलिंग, या क्या है, देखो एक रिटन इंटरप्रिटेशन है लॉ का, जो टैक्स लॉज है ना उसका एक रिटन इंटरप्रिटेशन है इशूड बाय टैक्स अथॉरिटी टू कॉर्पोरेशंस या फिर इंडिविजुअल्स हु रिक्वेस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन टैक्स मैटर्स। जैसे क्या होता है, बहुत सारे जो टैक्स में लूप होल्स होते हैं ना, टैक्स लॉज में जो लूप होल्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं यूज करके जो कॉर्पोरेशन होते हैं, बहुत सारे जो कॉपरेटिव होते हैं, एमएनसीज वगैरह होते हैं, जो अपने टैक्स जो लाइबिलिटीज है उसको रिड्यूस करते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो ऐसे कंपनीज होते हैं जो एक तरह से प्रूफ मांगते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपके पास प्रूफ है, जो लॉज हैं कहाँ लिखा है, वो सारी चीज़ों को यह बताता है। ठीक है, हेल्प इन क्लेरिफाइंग टैक्स रिलेटेड रूल्स, जो टैक्स रिलेटेड रूल्स है ना उसको क्लेरिफाई करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एफडीआई कंट्री में आने लग जाता है। उसके साथ साथ जो टैक्स लिटिगेशंस है उसमें भी रिड्यूस देखने को मिलती है। सेस क्या होता है, देखो इसे हम टैक्स ऑन टैक्स भी बोलते हैं। कोई भी किसी भी कॉरपोरेशन पे, कॉरपोरेट्स पे जो होता है, जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं 20%, 20%, 30%, ठीक है, उस पर एक टैक्स लगाना, सो दैट जो हमारा स्पेसिफिक सेक्टर है जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हाँ, उसको डेवलप किया जा सके, या फिर स्वच्छ भारत सेस हो गया, जो स्वस्थ भारत की तरफ हमारा मुहिम है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, यहाँ पे देखो सेस, जैसे अब कंपनी यहाँ पे 20% लगा दी, उसके बाद 2% सेस लगा दिया गया। सो जो हमारा एक स्पेसिफिक कहीं ना कहीं पर्पज होता है ना, उसी में इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसी में कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है, अदर किसी पर्पज में नहीं लगाया जा सकता। तो सेस इसी होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो हमारा टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, सरचार्ज क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, देखो एडिशनल फी और टैक्स एडेड ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग चार्जेस, जो इसमें भी एक कहीं ना कहीं एडिशनल जो जो भी होते हैं कंपनीज वगैरह जिस पे टैक्स लगाए रहते हैं 20-30%, उस पर जो एडिशनल टैक्सेस लगाए जाते हैं उसे हम सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर दोनों सेस और जो सरचार्ज में डिफरेंस देखें तो सेस एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन हेल्थ सेक्टर सेस हो गया। ठीक है, इस सब में लगाया जाता है। इसमें क्या होता है सरचार्ज में, सरचार्ज एक मल्टीपल पर्पज के लिए कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। तो बेसिकली डिफरेंस इतना ही है, और ये हमारा सेशन सरचार्ज में डिफरेंसेस हो गया। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।